अच्छा भट्टी साहब, आम तौर पर तो बड़े सख्त लहजे में बात करने के आदी हैं राना सनाउल्लाह साहब, मगर वो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं और उनका शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको, फिर इस पर हम आपका तरजीह लेते हैं। सुनाएं जी। जब वो गवर्नमेंट में रहा है तो इस मुल्क की इकॉनमी को का बैठाने के लिए जो है उसने हर दिन जो है वो मेहनत की है। अब इसमें ये सिर्फ 2 लाइनें लिख के दे वो मैं अमन चाहता हूँ और मैं वो मामला को हल करना चाहता हूँ, इस तरह से तो मामले हल नहीं होंगे। इसके लिए एक ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें हुकूमती कोलिशन की तमाम जमातें हों, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो और जिसमें मैं समझता हूँ कि जुडिशरी भी हो। जी भट्टी साहब, आपने सुना कैसे सब ये वज़ीर दाखिला हैं। मुझे आईने पाकिस्तान जिसकी हर लोग हम कसम खाते हैं या जिसकी ओथ लिया होता है, ये कहाँ लिखा है कि इलेक्शन कराने के लिए जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अपोजिशन बैठे। और भाई जो हुकूमत बने हुए मुल्क के आइन को तोड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रही, डू यू थिंक वो डायलॉग से मान जाएगी? जिस बंदे पर आपने 146 मुकदमा दर्ज करा दिए बाबर मान साहब के मुताबिक, जिसमें 40 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, आप कौन से डायलॉग की बात कर रहे हो? आप बना हुआ आइन जिसकी वजह से ये पाकिस्तान का हर खासो आम को एक हकूक देता है, आप वो नहीं मान रहे। काजी साहब मुझे बताया ना, सवाल सिर्फ इतना है, असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन इन एवरी कंडीशन होने चाहिए, ये आपका आइन कहता है, ये सुप्रीम नहीं। भट्टी साहब, मुस्बत नताइज अगर नहीं निकलेंगे, देखें ना, ज़िया-उल-हक साहब कहते थे भाई इलेक्शन तब करवाएंगे जब मुस्बत, ये मुस्बत नताइज क्या होते हैं? मुझे आइन में इलेक्शन कराने के लिए कहीं ग्रेट डायलॉग का लफ्ज दिखा दें। और ये जो खुद नोटिस की पैदावार है, अब उसके खिलाफ तरमीम करते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के अख्तियारात महदूद कर रहे हैं, कल को आर्मी चीफ के भी कह देंगे वो अकेला पोस्टिंग नहीं कर सकता, डीजी चेयरमैन एफबीआर के बारे में भी कह देंगे, स्पीकर के बारे में भी कह देंगे जी ये अकेला इसको फ्लोर। ओलिगार्की इसी को कहते हैं। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ये ओलिगार्की बन रही है, ये डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कल को चेयरमैन एफबीआर है, क्या उसको ये हुकूमत कहेगी तुम ये पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम करेंगे? अदारे जो इंडिपेंडेंट है, चेयरमैन एफबीआर शरीफ आदमी, मैं उनके खिलाफ बात नहीं करना चाहता। और किसी इदारे को, सुप्रीम कोर्ट को तो आपने बख्शा नहीं, चौकों चौराहों में ले आए मौजूद लोगों को। एक शरीफ आदमी हमारे चीफ जस्टिस हैं, कितना खौफनाक दबाव होगा। अब अपने तारीख के सामने खड़े हैं, अपने लगड़ बगड़ और चमचे कच्चों के जरिए कह रहे हैं कि वो रिजाइन दे दे। वो क्यों भाई रिजाइन दे? एक बंदा सीना देना रिजाइन, कानून के लिए खड़ा है, आइन के लिए खड़ा है, वतन अजीज के लिए खड़ा है। कभी आप जादुल एहसन पे करते हैं, कभी मज़ाहिर नक़्ल तनकीद करते हैं। आपको चाहिए कौन सा जज? पहले ये मुझे बता दें, हम जस्टिस क़य्यूम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कैसे उन्हें लाएं? कादी साहब 1997 में फिजिकल हमला हुआ था, ये उससे खौफनाक हमला है, इसके कुछ इशारात मुझे मिले हैं, लेकिन हम बात ये जरा दोहराइएगा। 1997 पे फिजिकल हमला हुआ था, ये उससे कई गुना खतरनाक हुआ। इस कमरे की प्लानिंग, बंद कमरों में और बंद कमरों तक पैगाम दिए गए हैं लोगों की खतरनाक नताइज तक ले जाने के लिए। ये जो एतजाज अभी उन्होंने कहा था, ये सरजमीन बेआइन है। यहाँ अगर चीफ जस्टिस को में तहफ़्फ़ुज़ नहीं, अगर उसके हकूक लिए जा सकते हैं, ये कल को तो हर एक को कहेंगे कि जी इसके पास तो आइन में इख्तियार ही नहीं है, ये 3 बंदे तैनातियाँ करे। एक आईजी, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, सूबे का, पंजाब का है, केपी का है, उसका हक है कि आरपीओ लगाना, डीपीओ लगाना। यार क्या कर रहे हो आप? एक इलेक्शन से इमरान खान से भागने के लिए मच्छरों की तरह इधर उधर हर एक को काटते फिर रहे हो। छोड़ दो यार। कैसा कौन सी रॉकेट साइंस है, मुझे बताया ना, अदब एहतराम से। कैसा भट्टी साहब, अदलिया ने भी इस काम को बड़ा लंबा खींच लिया। मेरी बात सुने यहाँ, बट आपने बड़े अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, कौन सी रिपोर्टिंग आपने नहीं की? ये सारे जराइम जो है वो तो फिर बड़ों की छत्र छाया के नीचे होते हैं ना। जब इदारे जो हैं वो जराइम की तहफ़्फ़ुज़गाहें बन जाएं तो फिर मुल्क नहीं चला करते, फिर ऐसे ही चलेगा, प्लाटों पे कब्जे। अच्छा भट्टी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक अहम शख्सियत जनाब फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएट चेयरमैन जनाब मलक बोस्तान साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर। मैं क्विकली आऊँगा। आज आपने एक बड़ी ऑफ़र की है कि अगर आप कुछ शराइत मान ली जाएँ तो $12 बिलियन तक आप ख़जाने में डालने में मदद कर सकते हैं या डाल सकते हैं। पहले तो बताएं वो शराइत क्या हैं, और ये भी बताइएगा कि ये किस तरीके से पैसा हुकूमत को आप फराहम कर पाएंगे, जनाब मलक बोस्तान साहब।
हमने कोई शरायत नहीं लगे, कोई कंडीशन नहीं लगी। हमने सिर्फ इतना कहा है कि 98 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो उस वक्त यही हालात थे और हमने $10 अरब इकट्ठे करके दिए थे गवर्नमेंट को बाहर के पाकिस्तानियों से। तो अब दोबारा मैं पाकिस्तानियों से बात की, उन्होंने $12 अरब सालाना और $1 अरब माहाना देने की पेशकश हमारी उन्होंने कबूल की है और उन्होंने कहा जी आप हमें जब भी कहेंगे हम दे देंगे, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। और स्टेट बैंक और डार साहब को मैंने फिर मीटिंग की, उनको लेटर भी दिया, ये ऑफर भी दी। 6 महीने पहले की बात है ये, और अभी तक उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनकी जब तक ये इजाज़त नहीं, हम डायरेक्ट वहाँ से किसी से ले नहीं सकते। तो ये बड़ी तुर्की ने कि इसके ऊपर अमल भी किया है। तो आपने खबरें भी पढ़ी होंगी, तुर्की के सदर एर्दोगान ने खुद अपनी कौम से कहा था कि डॉलर का रेट जो है आप हमें इस रेट पे सिलेंडर करें और इसके बाद डॉलर का रेट बढ़ेगा तो हम आपको डिफरेंस पे करेंगे। आप इस खौफ से डॉलर लेकर ना होल्ड करें कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो हमें नुकसान हो जाएगा रवि से। तो हमने भी यही फार्मूला अपनाना है और हमने भी पाकिस्तानियों को यही कहा है कि आप हमें सिलेंडर करें और हम आपको अगर बाद में बढ़ गया 2 साल जितने पर उसका जितना डिफरेंस हम आपको पे करेंगे। तो ये ऑलरेडी प्रैक्टिस स्वैप पॉलिसी कहा जाता है इसको, इसकी फाइनेंस लैंग्वेज में। तो इसके तहत अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले तो हम ये कल से देना शुरू कर देंगे। इसमें कोई खास इंटरेस्ट रेट भी आपने तकाजा किया है? नहीं, इंटरेस्ट फ्री है, कोई हमने इंटरेस्ट फ्री दी है। पहले भी हमने कोई इंटरेस्ट फ्री दी थे, अब भी हमने इंटरेस्ट फ्री दी है। साहब आप फरमा रहे हैं कि आपकी वज़ीर खजाना मोहतरम इसहाक डार साहब से बात हुई थी, अगर ये अच्छी ऑफर है तो फिर उन्हें क्यों नहीं वो कबूल कर रहे? क्या मायने है बीच में, क्या रखा? मेरा ख्याल है IMF से वो अवेल करना चाहते हैं, उसके बाद शायद करें। कोई IMF को उनको वैसे फंदा इन अपने गले में डाला हुआ है जो ना निकल सकते हैं तो ना बाहर निकाल। आपकी इस ऑफर का IMF से बज़ाहिर तो कोई लिंक नहीं लगता। बस वो IMF को अलग जब 98 में हमने दिए थे तो IMF हमने मीटिंग की थी और उन्होंने हमसे बकायदा सोर्स मांगा, हमने उनको ट्रायल दिया और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट की और मैंने उन्हें यही कहा कि आपने तो हमारी शिकस्तें भी रोकी हुई हैं, तो हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से लिए लीगल पैसे हमारे लोगों के बैंक टू बैंक ट्रांसफर है और उन्होंने उसको फिर माना और उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू रखा। तो हमारा तो ट्रायल भी देते हैं हम लोग, बिल्कुल वाइट मनी, कोई ऐसी अनऑफिशियल मनी तो है नहीं कि जिसको छुपाया जा सके। अकाउंट टू अकाउंट और हर बंदे का नाम पता पूरा मौजूद होता है जिसके। लेकिन उनको क्या होगा, वो खुद आउट ऑफ गुड विल देंगे और फिर इसके साथ एक दलील बोस्तान साहब हॉट मनी की भी दी जाती है, इस पे भी आप रोशनी डालेंगे कि ये हॉट मनी टाइप चीज होगी? नहीं, हॉट मनी तो ये होती है ना कि वो किसी वक्त भी आप निकाल सकते हैं। ये एग्रीमेंट होता है 2 साल का, 2 साल पहले वो वापस नहीं ले सकते और 2 साल भी बाद डॉलर नहीं देने होते, उसका डिफरेंस पे करना होता है। अगर रेट बढ़ जाए तो वो भी बढ़ने की सूरत में, बढ़ेगा नहीं तो फिर आपको कुछ भी नहीं देना। वो सेटलमेंट जो अगर बढ़ गया तो फिर आपको देना पड़ेगा। जैसे आज फर्ज किया डॉलर का रेट 285 है और 2 साल बाद 300 हो जाता है तो ₹15 आपने उनको पे करने खाली। चलें, ये इस पर अब बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसको डेस्परेट मेजर्स की ज़रूरत है, तेज़ी से वक्त भट्टी साहब निकल रहा है, जिस तरह हाथ से रेत फिसलती है। और मैं खुदा जानता है मेरा कि मैं अपने इधर इर्द गिर्द बच्चों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर ये कुछ हो ये सीरियस। और फिर एक इन्होंने और बात की है कि यार ये खुद तो नहीं करवा रहे हम कहीं, ये बार बार यहाँ पे इशफाक हसन खान साहब कह के गए हैं और हमारे दोस्त जो इकोनॉमिस्ट आके कहते हैं। डॉक्टर इशफाक साहब 4 दफ़ा फरमाया, उन्होंने कहा ये वतन अजीज़ डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। अगर हमारे कुछ लोग अगर मिले हों, ये मुझे आज भी उनके एक एक लफ्ज़ याद है। तो कादी साहब ये बाई डिज़ाइन अल्लाह रहम करे इस मुल्क को इस तरफ ले जाया जा रहा है, वरना इस मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, नीयत और फतूर और लालच की वजह से और मैं अना की वजह से ये मुल्क आज दिवालिया होने जा रहा है। भट्टी साहब आप देखें ना, अगर इस तरह से जिस तरह भी बाबर अवान साहब भी बात कर रहे थे, इस किस्म के शेडी लोग जो हैं ऊपर बैठे होंगे जिनके बारे में यहाँ के इतने इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, अब इशफाक हसन खान साहब एक बहुत बड़ा एक इदारा चलाते हैं, पाकिस्तान का बड़ा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है वो चलाते हैं, डॉक्टर इकराम उल हक जैसे लोग मौजूद हैं। और मैं अब मेरे दोस्त हैं नईर साहब, पता नहीं सुन रहे हों या ना सुन रहे हों, हम बार बार कहते हैं कि यार डॉक्टर इकराम उल हक से बात करें, उनका एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन था, इसको खड़ा करें। इस मुल्क को घुटनों के बल खड़ा रखने का मफाद किसका है? कायद साहब, जब जिस सियासतदान की 95% प्रॉपर्टी बाहर हो, उसे पाकिस्तान का क्या है? खुदा ना खासा नुकसान होता हो नहीं होता ना हो, वो यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर है, बाहर है, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बच्चे, उनका बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी। तो लिहाजा पाकिस्तान में वो आते हैं, हम गुलाम हैं, हम पे हुक्मरानी की और चले गए। मेरे ख्याल में इशफाक हसन साहब ठीक कहते हैं कि इस मुल्क को एक स्क्रिप्ट के तहत
इस नैश पे लाया गया है कि उसके बाद अल्लाह माफ़ करे जो इसहाक डार ने। बट साहब मैं एक और बड़े क्राइसिस में हम आ गए हैं। इस छोड़े इनको, बात यह है कि हम जाते थे, कुछ थोड़ी प्राइड होती, एक नेशनल प्राइड भी तो होती है ना बट्टी साहब। हम इंटरनेशनली काम करते थे बड़े बड़े अखबारों में, तो इंडियन के साथ हम आंख में आंख डाल के बात करते थे और हम अपने होने का वजूद देते थे, यानी महसूस करते थे। अब हम शर्म से आंखें चुराते फिरते हैं लोगों से। यार किधर ले आए हो? किसी से बात करनी है ना तो आंखें निकाल के बात करो अपनी, क्योंकि हमें आंख मिलाने के काबिल आपके हाकिम वक्तों ने नहीं छोड़ा जिस मुल्क में आइन और सुप्रीम क्लोजिंग है बड़ी साहब, जोर किया जाए। क्लोजिंग है, कुछ करें, हमारी इज्जत, हमारे बच्चे, उनकी ज़िंदगियां, बहुत कुछ दाव पे है। और ये जो एक तकब्बुर है और ये जो एक मुजरिमाना सोच है, इससे बचें। खुदा करे कि इस मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा हो। हम तो अच्छा नहीं देख सके, हमारे आने वाले देख पाएँ। इजाज़त दें, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था मंडे को मैं और बट्टी साहब फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।